everyone, I am Priya. Today we will see the working of CLC filter. So CLC filter हम ड्रॉ कैसे करते देखेंगे पहली बार. सो हमें CLC 3 कंपोनेंट यहाँ पर यूज़ करने हैं. मेन हमारे 3 कंपोनेंट हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक इंडक्टर लगाया है, उसके पैरेलल में मुझे 2 कैपेसिटर कनेक्ट करना है. ठीक है, तो मैंने 2 कैपेसिटर कनेक्ट कर दिए हैं, जिसका नाम मैं रखने वाली हूँ C1 एंड C2, और इंडक्टर का नाम हम रखेंगे L. इसके ये सर्किट में लोड के अलावा और एक रजिस्टर हमें कनेक्ट करना है. जैसे कि हम लोड कनेक्ट करते हैं रजिस्टर RL. सो हमने यहाँ पे लोड कनेक्ट किया RL. लोड मतलब कौन सी चीज़, मतलब हम घर में जो अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, जैसे कि फ़ैन, लाइट, कूलर, AC, TV, तो ये सब हमारे लोड होते हैं. अब यहाँ पर लोड तो हम लगाने वाले नहीं है फ़ैन, कूलर जैसे, इसलिए लोड को दर्शाने के लिए हम RL रजिस्टर को हमेशा कनेक्ट करते हैं. तो RL रजिस्टर के साथ में मैंने पैरेलल में एक रजिस्टर कनेक्ट किया है, जिसका नाम मैंने रखा है RB. RB स्टैंड्स फॉर ब्लीडर रजिस्टर हियर. इसका एक स्पेशल फंक्शन है, वो फंक्शन मैं आपको बताने वाली हूँ. सो जैसे कि ये फिल्टर सर्किट है. फिल्टर सर्किट यूज क्यों करते हैं हम, ताकि हम जो पल्सुएटिंग DC रेक्टिफायर के आउटपुट में मिल रहा है उसको हम रिपल फ्री कर पाए. ठीक है, पल्सुएटिंग DC को रिपल फ्री करने के लिए, मतलब जो रेक्टिफायर का आउटपुट होता है वो हम फिल्टर को अप्लाई करते हैं. देखिए यहाँ पे मैंने इनपुट अप्लाई किया है एज ए रेक्टिफायर आउटपुट. ठीक है, अब जैसे कि हमें पता है रेक्टिफायर का आउटपुट में टोटल DC मतलब प्योर DC नहीं होता है, मतलब कुछ DC कंपोनेंट होते हैं लेकिन कुछ AC भी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं. क्योंकि अगर हम इनकी वेवफॉर्म देखें तो आप देखेंगे यहाँ पर मैं वेवफॉर्म ड्रॉ करने वाली हूँ. तो अगर रेक्टिफायर के आउटपुट की वेवफॉर्म में ड्रॉ करूँगी तो किस तरह ड्रॉ करूँगी, लाइक दिस. मैंने ये डॉटेड में दर्शाया है ताकि आपको पता चले कि रेक्टिफायर आउटपुट से हम फिल्टर आउटपुट कैसे ले पाते हैं. सो यहाँ पे मैंने बताया आपको रेक्टिफायर आउटपुट. अब ये जो आउटपुट है यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये प्योर DC नहीं है. प्योर DC नहीं है मतलब कुछ ना कुछ इसमें वेरिएशन अभी भी प्रेजेंट है. तब इस रेक्टिफायर आउटपुट को हमको स्मूथ आउट करना है या फिर रिपल फ्री बनाना है. तो हमने यहाँ पे CLC ये 3 मेन कंपोनेंट लगाए हैं. यहाँ पे हमें 2 फिल्टर के बेनिफिट मिलने वाले हैं. कौन से, तो C1 फॉर्म कर रहा है हमारा C फिल्टर, ये फॉर्म कर रहा है हमारा C फिल्टर, और L और C2 ये फॉर्म कर रहा है LC फिल्टर, है ना. जैसे कि हमें पता है कि फिल्टर के 4 टाइप्स है, CL, LC और CLC. सो CLC में हमें ऐसे 2 फिल्टर का एडवांटेज मिलेगा. वर्क कैसे करता है देखिए फिल्टर, जैसे कि हमने आउटपुट अप्लाई किया जिसमें AC और DC कंपोनेंट स्टिल प्रेजेंट है. तो हमें पता है कि कैपेसिटर क्या करता है. अब आपको ये अच्छे से याद रखना है कि कैपेसिटर क्या करता है और इंडक्टर क्या करता है. जैसे कि हमें पता है कि कैपेसिटर AC को पास करता है, ऑब्वियसली फिर वो DC को ब्लॉक करता होगा, और इंडक्टर DC को पास करता है, मतलब वो AC को ब्लॉक करता होगा. अब वो ब्लॉक किसको करता है ये हमको याद नहीं रखना है, हमें याद रखना है कि वो पास किसको करता है. तो C AC को पास करता है, L DC को पास करता है. सो मान लेते कि ये जो हमारा DC प्लस AC कंपोनेंट है ये अब प्रेजेंट है इनपुट में फिल्टर के. अब C1 में क्या होगा, C फिल्टर में क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट फिल्टर है. तो जैसे ही ये पल्सुएटिंग DC आएगा जिसमें AC भी है, तो यहाँ से C1 से तो DC पास होने वाला नहीं है, क्योंकि C DC को पास नहीं करेगा, मतलब पास होने वाला कौन है, AC. तो C1 से AC पास होगा और डायरेक्टली हो जाएगा ग्राउंड. ये हमारी जो नीचे की वायर होती है ये ग्राउंड की वायर होती है, मतलब C1 से जैसे ही AC आएगा तो ग्राउंड हो जाएगा. अब आगे जो बढ़ने वाला है वो कौन है, DC है. ये हम बोल रहे हैं लेकिन आइडियली अभी भी प्योर DC में कन्वर्जन नहीं हुआ है, मतलब अभी भी कुछ ना कुछ AC प्रेजेंट है. तो अब जैसे ही L से पास होगा तो यहाँ से भी पास कौन होने वाला है, L से DC पास होगा, है ना, क्योंकि L DC को पास करता है. तो AC हम कट कर देंगे, तो आगे कौन जाएगा, DC जाएगा. अब ये जो AC है ये कहाँ से जाएगा, ये जाएगा इस C2 में से, मतलब कैपेसिटर AC को पास कर रहा है तो ये AC C2 से जाएगा और सीधा ग्राउंड हो जाएगा. मतलब हमने कैपेसिटर इस तरह ज्वाइन किया है कि जब भी AC आए तो ग्राउंड हो जाए, और इंडक्टर को इस तरह कनेक्ट किया है
कि जब भी डीसी आए तो वो आगे बढ़ जाए। तो अब देखो डीसी आगे बढ़ गया, ऑलमोस्ट डीसी आगे बढ़ चुका है। ये डीसी अब लोड के पास जाएगा, मतलब लोड में जाएगा। मतलब हमको यहाँ पे पता चल रहा है कि हमें लोड में ऑलमोस्ट डीसी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ऑलमोस्ट डीसी मिल रहा है। एसी कंपोनेंट ऑलमोस्ट रेड्यूस हो चुके हैं क्योंकि वो ग्राउंड को गए हैं बिकॉज ऑफ कैपेसिटर। अब ये वर्किंग तो आपको पता चला होगा, लेकिन ये जो आरबी रजिस्टर है इसका क्या फंक्शन है, ये क्यों लगाया है यहाँ पे? अभी तक हमने सिर्फ लोड आरएल कनेक्ट किया था, ये आरबी क्यों लगाया सुनिए। अब जैसे कि हमने यहाँ पे दो कैपेसिटर यूज़ किए हैं C1 और C2, ठीक है। अब ये मैं निकाल देती हूँ। सो हमने दो कैपेसिटर यूज़ किए हैं C1 और C2। जब भी कंडक्टिंग साइकिल होगी तो कैपेसिटर क्या करते हैं, कंडक्टिंग साइकिल ऑफ रेक्टिफायर में, रेक्टिफायर जब ऑन होगा तो सप्लाई देगा फिल्टर को। तो ये जो कैपेसिटर है वेवफॉर्म की तरफ देखिए, जो कैपेसिटर है ये चार्ज होना स्टार्ट होगा और मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज होगा। मैक्सिमम वैल्यू मतलब ये पीक वैल्यू है ना, जिसको हम VM बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ तक वो चार्ज होगा कैपेसिटर और फिर होल्ड करके रखेगा चार्ज को होल्ड करेगा कब तक, जब तक नॉन कंडक्टिंग साइकिल ना आ जाए। नॉन कंडक्टिंग साइकिल ऑफ डायोड मतलब रेक्टिफायर के आउटपुट नहीं मिलेंगे, रेक्टिफायर का आउटपुट हमको नहीं मिलेगा। जब सप्लाई बंद हो जाएगा फिल्टर के लिए तब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा, लेकिन डिस्चार्जिंग टाइम बहुत स्लो होता है, इसलिए कैपेसिटर बहुत स्लो डिस्चार्ज होगा। अब जब भी ये पॉइंट A to B आ रहा है तो B पे आप ध्यान रखो कि B पे हमें वापस सप्लाई मिल रहा है। तो वापस जब सप्लाई मिलेगा कैपेसिटर वापस चार्ज होना स्टार्ट करेगा। चार्ज कब तक होगा? अप टू मैक्सिमम वैल्यू मतलब C तक। मैक्सिमम वैल्यू तक वो चार्ज होल्ड करेगा और उसके बाद में वो वापस डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा धीरे धीरे। इस तरह मैंने जो कहा है मैक्सिमम तक चार्ज होगा, होल्ड करेगा, फिर डिस्चार्ज होगा। तो अब ये जो रेड वेवफॉर्म दिख रही है ना, ये हमें आउटपुट में मिल रही है। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ की थी जो कि रेक्टिफायर आउटपुट था, ये कौन था? ये रेक्टिफायर आउटपुट था, है ना, जो कि पल्सुएटिंग डीसी था। अब ये जो फिल्टर आउटपुट मिल रहा है तो आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसमें ऑलमोस्ट रिपल कंटेंट रिड्यूस्ड हो चुके हैं, बहुत कम हो चुके हैं। आया ध्यान में? बहुत कम हो चुके हैं, मतलब हमारा जो पल्सुएटिंग डीसी है वो स्मूथ आउट हो गया है। अब आरबी का फंक्शन सुनिए। अब जब भी कैपेसिटर फुल चार्ज होता है ना तो वो चार्जिंग स्टोर करके रखता है जब तक सप्लाई ऑफ ना हो जाए। फिर जब भी सप्लाई ऑफ होने लगता है या फिर नॉन कंडक्टिंग साइकिल आती है तब वो क्या करता है, अपना चार्ज डिस्चार्ज करने लगता है। अब फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, बीच में ही पावर सप्लाई ऑफ कर दिया। अगर हम बीच में ही पावर सप्लाई ऑफ करते और बाय चांस कोई ह्यूमन और टेक्नीशियन या फिर हम खुद उस कैपेसिटर को टच कर दे, है ना, गलती से टच कर दे, तो क्या होगा, वो कैपेसिटर का जो चार्ज है ना वो हमारे बॉडी थ्रू जाएगा और ग्राउंड हो जाएगा, मतलब डिस्चार्ज होगा हमारे थ्रू डिस्चार्ज होगा तो हमें बहुत बड़ा शॉक लगेगा। तो इसलिए इस शॉक से बचने के लिए एक डिस्चार्जिंग पाथ प्रोवाइड करता है ये आरबी रजिस्टर। ये उसका फर्स्ट फंक्शन था। बेसिकली वो दो फंक्शन करता है, एक तो सेफ्टी के लिए मतलब शॉक से बचाने के लिए कैपेसिटर के, और सेकंड मतलब वो इंडक्टर का जो मिनिमम करंट है जिसे हम आई मिनिमम से डिनोट करते हैं, इंडक्टर का मिनिमम करंट वो मेंटेन रखता है, मतलब इंडक्टर से मिनिमम करंट वो मेंटेन रखता है। आरबी ऐड करने से हमें दो फायदे हुए, एक तो कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग पाथ मिल गया इसलिए सेफ्टी पर्पस हो गया, और इंडक्टर का वो करंट भी मेंटेन कर रहा है मिनिमम वैल्यू के लिए, ठीक है। ये फंक्शन होता है ब्लीडर रजिस्टर का, इसे हमेशा CLC फिल्टर में ऐड किया जाता है। और आप देख पा रहे हैं रेड कलर का ये फिल्टर का आउटपुट है, मतलब अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि रेक्टिफायर का आउटपुट और फिल्टर का आउटपुट में डिफरेंस है। अब फिल्टर आउटपुट ज़्यादा DC नज़र आ रहा है। ओके, आई होप बच्चों आप सबको पसंद आया होगा और आप सबको समझ आया होगा कि CLC फिल्टर कैसे फंक्शन करता है। अगर आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।